हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह जो हमने भारतीय इतिहास की सीरीज़ चला रखी है, इसका यह 12वां वीडियो होगा। इससे पहले हमने 11 पार्ट जो है एक प्लेलिस्ट बना दी है इंडियन हिस्ट्री के नाम से, उसी में जो है अपलोड कर दिए हैं। तो आप जा कर के उन 11 वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं जो आप लोगों के सवाल हों। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य से हमारे सवाल चल रहे थे प्राचीनकालीन इतिहास से। तो मौर्य वंश का जो राजकीय चिन्ह है मोर था। तो देखिए, जो मौर्य वंश था प्राचीनकालीन वंश है जो ईसा से 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। तो उसी वंश की जो है बात चल रही है। तो मौर्य वंश जो था उसका राजकीय चिन्ह मोर हुआ करता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा 13वां शिलालेख है। तो देखिए, अशोक के जो भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें जो है सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 7वां स्तंभ लेख सभी लेखों में सबसे बड़ा है। तो देखिए, शिलालेखों के साथ अशोक के जो है स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं। तो स्तंभ लेखों की बात की जाए तो 7वां स्तंभ लेख जो है सबसे बड़ा है सभी लेखों में, जबकि शिलालेखों की बात की जाए तो 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाडेट्री फेनथैलर ने की थी। तो पाडेट्री फेनथैलर जो है एक विद्वान थे, एक अंग्रेज थे। उन्होंने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। अगले सवाल की ओर आते हैं। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। तो देखिए, अशोक महान जो शासक है मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक हैं, बिंदुसार के पुत्र हैं और अशोक के जो है प्रधानमंत्री राधागुप्त हुआ करते थे। ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। यह वीडियो अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार आप यह वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ये पूरी तरीके से सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अर्थशास्त्र में 18 विभाग का उल्लेख है जिसे तीर्थ कहा जाता था। तो देखिए, अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखी पुस्तक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु भी थे और मौर्य साम्राज्य की संस्थापना में जो है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो है अर्थशास्त्र में जो है विभाग जो है 18 विभागों का उल्लेख किया गया जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। तो मौर्यकालीन पुस्तक हुआ करती थी अर्थशास्त्र, उसमें 18 विभागों का उल्लेख था और उन्हें तीर्थ के नाम से जाना जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तीर्थों के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था। देखिए, मौर्यकालीन में जो है जो शासन था 18 विभागों में विभक्त हुआ करता था और जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, और प्रत्येक तीर्थ के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उन्हें महामात्र कहा जाता था। तो तीर्थों के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं बिना किसी देरी के। मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई गोप था जो 10 गांवों का शासन संभालता था। तो देखिए, मौर्यकालीन जो प्रशासन थी उसकी सबसे छोटी इकाई का जो है रक्षक हुआ करता था वह गोप हुआ करता था और वह जो है 10 गांवों को संभालता था। तो यह गोप सबसे छोटा प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था मौर्य काल का, जो 10 गांवों को शासन करता था, 10 गांवों को संभालता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मौर्य प्रशासन में निजी खेती करने का राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। तो देखिए, मौर्य प्रशासन में जो है निजी खेती करने पर जो है राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। यही आपका भूमि कर था, यही उपज कर था। तो मौर्य काल में उपज कर जो था 1/6, पूरी खेती का 1/6 भाग जो है राजा को दिया जाता था निजी खेती करने पर। तो मौर्य प्रशासन में निजी खेती करने पर राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था, भूमि कर 1/6 था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं बिना किसी देरी के। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अशोक के दुर्बल अधिकारी, विदेशी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, सैनिक शक्ति का क्षीण होना था। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ था उसका प्रमुख कारण कौन कौन से थे। अशोक के जो है दुर्लभ अधिकारी हुआ करते थे, अशोक राजा के दुर्बल अधिकारी वर्ग, उसके अलावा विदेशी आक्रमण भी बहुत सारे हुए, उसके अलावा आंतरिक विद्रोह भी बहुत सारे हुए मौर्य साम्राज्य में, और इसके अलावा सैनिक शक्ति भी क्षीण हो गई थी। इसी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण मुख्य रूप से क्या था, अशोक के दुर्लभ अधिकारी और विदेशी आक्रमण हुए,
आंतरिक विद्रोह भी हुए और सैनिक शक्ति जो है क्षीण हो गई थी। इस कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और एक फैक्ट जो है आप स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ जो था वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक भी हुआ करता था। यह सवाल आप लोग भी याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगले फैक्ट देख लेते हैं किन किन सवालों से बनते हैं। अगले फैक्ट देख लेते हैं। तो अब हम प्राचीन इतिहास के तहत जो है शुंग कंड वंश एवं सातवाहन राजवंश से जो है महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, उनको देखेंगे। तो शुंग वंश था, ये भी शासन हुआ, इनका भी देश में राज हुआ। उसके बाद कंड वंश आया, कंड वंश के बाद जो है सातवाहन वंश। तो इन तीनों वंशों से जो है हम जो भी सवाल बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए आज शुंग वंश, कंड वंश, सातवाहन वंश से महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। तो देखिए शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश के राज्य की स्थापना हुई। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के सेनापति थे। तो देखिए पुष्यमित्र जो शुंग हुआ करते थे वह मौर्य वंश के जो है सेनापति हुआ करते थे बृहद्रथ राजा के समय। ये भी आप लोग सवाल याद रखिएगा। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था, अभी बताया था मैंने कि हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बन गया। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य वंश के दौरान बृहद्रथ राजा के दौरान जो है सेनापति हुआ करता था, लेकिन मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहद्रथ थे उसी की हत्या करके पुष्यमित्र सिंह जो है राजा बन गया और शुंग वंश की स्थापना कर दी। अगले सवाल की ओर जाते हैं। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग 184 ईसा पूर्व में था। तो देखिए शुंग वंश की जो है स्थापना 184 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके जो स्थापना करता थे पुष्यमित्र शुंग थे। और पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ राजा के जो है सेनापति हुआ करते थे कभी, और इन्हीं ने जो है बृहद्रथ राजा की हत्या कर दी और स्वयं शुंग वंश के संस्थापक बन बैठे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ 2 बार किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। अगले सवाल की ओर जाते हैं। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। तो देखिए जो मौर्य साम्राज्य था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, लेकिन मौर्य साम्राज्य के बाद जब शुंग वंश आया, शुंग शासकों का राज आया, तो उसकी राजधानी विदिशा हुआ करती थी। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विदिशा या राजधानी याद रखिएगा शुंग वंश की थी। अगले सवाल की ओर जाते हैं। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस काल का पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। तो देखिए मनुस्मृति प्राचीन विधि मानी जाती है भारत की, और इसी काल के दौरान जो है पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना भी की गई। तो भारत की पुरातन और प्राचीनतम विधि में से एक मानी जाती है मनुस्मृति। मनुस्मृति की स्थापना जो है शुंग काल के दौरान ही हुई और यह इस काल का पहला स्मृति ग्रंथ था, जिसे मनुस्मृति भी कहा जाता था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। तो देखिए पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक थी उसी पर जो है पतंजलि हुआ करते थे विद्वान, उन्होंने महाभाष्य लिखा। तो शुंग काल के दौरान ही पाणिनि की अष्टाध्यायी पर जो है पतंजलि जो विद्वान थे, उन्होंने जो है ऋषि थे पतंजलि, उन्होंने महाभाष्य नामक रचना की। तो देखिए आप लोगों से यहाँ पर 2 सवाल बन सकते हैं कि पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी और पतंजलि की जो है रचना का नाम है महाभाष्य। और ये भी याद रख सकते हैं कि जो है पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उसी पर जो है पतंजलि ने जो है महाभाष्य पुस्तक की रचना की। तो आप लोग यह सवाल याद रखिएगा, और यह जो है शुंग वंश से संबंधित थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सांची एवं भरहुत के स्तूपों का पुनर्निर्माण शुंग काल में हुआ। तो देखिए सांची में जो स्तूप है तथा भरहुत के स्तूप है, उसमें उन दोनों स्तूपों का जो है पुनर्निर्माण कार्य जो है शुंग वंश के दौरान हुआ, शुंग काल के दौरान हुआ। तो सांची एवं भरहुत के स्तूपों का पुनर्निर्माण जो है शुंग काल के दौरान हुआ। अगले सवाल की ओर जाते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को उसके आत्मीय वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। तो देखिए शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था वह देवभूति हुआ करता था, और उसी के जो आत्मीय हुआ करते थे वासुदेव, उसने जो है 73 ईसा पूर्व में उसी की हत्या कर दी और कर्ण वंश की स्थापना कर ली। तो शुंग वंश का अंत इस प्रकार हुआ कि शुंग वंश के अंतिम शासक जो देवभूति हुआ करते थे, तो उसी के आत्मीय जो वासुदेव हुआ करते थे, उन्होंने 73 ईसा पूर्व में जो है उनकी हत्या कर दी और कर्ण वंश के संस्थापक बन बैठे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सुशर्मा कर्ण शासक का अंतिम
शासक था जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने की थी। तो देखिए जो कण्व वंश का संस्थापक थे वो कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे वो सुशर्मा थे, और कण्व वंश के संस्थापक के रूप में देखा जाए तो वासुदेव जो है कण्व वंश के संस्थापक थे, तथा सुशर्मा कण्व वंश के अंतिम शासक थे जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने की थी। और सिमुक ने जो है कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। तो देखिए सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हैं और कण्व वंश के संस्थापक जो है वासुदेव है। ये सवाल आप लोग महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा और इन वंशों से कोई भी महत्वपूर्ण सवाल नहीं बन सकता है। संस्थापक से ही सवाल बनता है कि कण्व वंश के संस्थापक तो आप लोग कह देंगे वासुदेव, और सातवाहन वंश के संस्थापक तो कह देंगे सिमुक। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी। तो देखिए कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश का राज आता है जिसके संस्थापक सिमुक थे, और इन्होंने सुशर्मा जो कण्व वंश के अंतिम शासक थे उनकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी 30 ईसा पूर्व। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। तो देखिए जो सातवाहन वंश था जिनके संस्थापक सिमुक थे, सातवाहन वंश का जो महानतम राजा हुआ है वह गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम याद रखिएगा, यह सातवाहन वंश से संबंधित शासक है और यह सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी और महानतम शासक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगले सवाल की ओर जाते हैं बिना किसी देरी के। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन सातकर्णी के समकालीन थे। तो देखिए शून्यवाद के जो संस्थापक माने जाते हैं नागार्जुन को माना जाता है, वह सातकर्णी जो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के संस्थापक थे उन्हीं के समकालीन थे या उन्हीं के दरबार पे रहते थे। तो शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन जो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन थे जो कि सातवाहन शासक था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सातवाहनों ने अधिकांश शीशे के सिक्के चलाए। तो देखिए भारत में जो है शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय जो है सातवाहन शासकों को जाता है, और सातवाहन शासकों ने अधिकांशता रूप से शीशे के सिक्के भारत में चलाए। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन शासकों ने चलाए। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहनों ने कराया। तो देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में अवस्थित हैं, और ये गुफा जो है शैलों को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं और इनमें बहुत सारे शैल चित्र निर्मित हैं। तो आप लोग कभी मौका मिले तो उनको घूम कर जरूर देखिएगा। पुरातन इतिहास के जो है ये प्राचीन पन्ने हैं और प्राचीन जो है कृति कला है, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, तो इनको ज़रूर देखिएगा। तो जो है अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है सातवाहन शासकों ने कराया था और ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में अवस्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह मिलता है। तो देखिए सातकर्णी शासक जो सातवाहन शासक था उसके सिक्कों में जो है जलपोत का चिन्ह मिलता है, और सातवाहनों ने इसका अधिकांशता जो है भारत में शीशे के सिक्के चलाए थे। यह सवाल 2-3 बार जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सवाल बार बार बन जाता है कि शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय किन शासकों को जाता है, तो सातवाहन शासकों को जाता है, और सातकर्णी जो राजा थे उनके सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह मिलता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं बिना किसी देरी के। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। तो देखिए सातवाहन जो शासक हुए हैं उनमें जो है मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कैसी सत्तात्मक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था थी, तो उनमें भी जो है मातृ देवी की पूजा की जाती थी, मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। उसके बाद जो है प्राचीन काल में जो सातवाहन वंश हुआ, सातवाहन वंश में भी मात्र सत्तात्मक जो है सामाजिक व्यवस्था थी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हम आपके सवालों को उत्तर देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।